हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ट्रिकी हिंदी साहित्य चैनल में। मैं हूं आपका दोस्त और एजुकेटर नीलेंद्र वर्मा। दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर हम अध्याय 3 परमाणु एवं अणु के बारे में डिस्कशन करेंगे, कंप्लीट चैप्टर को पढ़ेंगे। इससे पहले मैंने इसका चैप्टर फर्स्ट और चैप्टर सेकेंड ऑलरेडी अपलोड कर दिया हूं, तो अगर आप इससे पहले वो वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो आप उनको भी ज़रूर देख लें, ताकि आपको उससे लिंक बन के आप ये थर्ड चैप्टर भी आप अच्छे से समझ पाएँ। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आप अपनी अपनी स्टडीज़ को आप कंटिन्यू अच्छा कर रहे होंगे। तो दोस्तों, इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से हम आपका पूरा कंप्लीट सिलेबस कराएंगे और जो भी आपको समस्या आएगी किसी भी सब्जेक्ट के अंदर, तो हम उसको भी आपको सिंप्लीफाई करके आपको ज़रूर स्टडी कराएंगे। ओके दोस्तों, तो आइए देखते हैं आज हम अध्याय 3 पढ़ेंगे तो इसके बारे में क्या है। ओके, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि अध्याय 3 में तो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, द चैप्टर नेम परमाणु एवं अणु। तो अब इससे पहले हम इसके थोड़ा सा ब्रीफ हिस्ट्री के बारे में जानेंगे कि कैसे इन्वोल्यूशन हुआ, कैसे ये एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स कैसे इवॉल्व हुए, कैसे हमारे सामने इसका इनोवेशन हुआ। तो इसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ हम इंफॉर्मेशन लेंगे, जिससे क्या है कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में बन जाते हैं कि कौन से साइंटिस्ट ने इसको विकसित किया, तो इसको भी जानना जरूरी रहता है। ओके दोस्तों, तो आइए देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। प्राचीन भारतीय एवं ग्रीक दार्शनिक द्रव्य के अज्ञात एवं अदृश्य रूपों से सदैव चकित होते रहे। पदार्थ की विभाज्यता के मत के बारे में भारत में बहुत पहले लगभग 500 ईसा पूर्व विचार व्यक्त किया गया था। तो कब किया गया था? 500 ईसा पूर्व विचार व्यक्त किया गया था। भारतीय दार्शनिक महर्षि कणाद, तो यहाँ पे ये आपको साइंटिस्ट का नेम याद रखना है। ओके, ने प्रतिपादित किया था कि यदि हम द्रव्य को विभाजित करते जाएं तो हमें छोटे छोटे कण प्राप्त होते जाएंगे तथा अंत में एक ऐसी सीमा आएगी, मतलब प्राप्त होगी, जब प्राप्त कण को पुनः विभाजित नहीं किया जा सकेगा, अर्थात वह सूक्ष्मतम कण अविभाज्य रहेगा। इस अविभाज्य सूक्ष्मतम कण को उन्होंने परमाणु कहा है। तो देखिए यहाँ पे एक छोटी सी डेफिनेशन निकल के आ रही है, परिभाषा निकल के आ रही है, क्या कि महर्षि कणाद ने अपने रिसर्च में क्या बोला है कि हम जब भी किसी एक ऐसे पदार्थ को लें और उसको विभाजित करें, मतलब उसको ब्रेक करें, छोटे छोटे टुकड़ों में उसको हम ब्रेक करें, तो ब्रेक करते करते हमें एक ऐसा उसका पार्टिकल मिलता है जिस पार्टिकल को हम उससे और फर्दर उसको ब्रेक नहीं कर सकते। मतलब वो लास्ट का मतलब एक साइज ऐसा आएगा जिसको हम और उसके छोटे कणों में विभाजित नहीं किया जा सकता। तो उस पदार्थ को उन्होंने, उस सूक्ष्म कण को उन्होंने क्या कहा है? परमाणु कहा है। ओके, तो ये उसकी परिभाषा है। इस तरह से आपको परिभाषा को समझना है और आपको लिखना भी है। ओके दोस्तों, तो यहाँ से आप इसको लिख लें। ओके, तो अब देखते हैं इसके बाद। तो अन्य भारतीय दार्शनिक पकुधा कात्यायान, तो इनका भी आप याद रखना चाहे तो रखें, नहीं तो वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आप इनको भूल भी सकते हैं। ओके दोस्तों, तो मत को विस्तृत रूप से समझाया तथा कहा कि ये कण सामान्यतः संयुक्त रूप में पाए जाते हैं जो हमें द्रव्यों के विभिन्न रूपों में प्रदान करते हैं। ओके दोस्तों, तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आप उनको ही बस याद रखें। लगभग इसी समय ग्रीक दार्शनिक डेमोक्रिटिक्स एवं लियोसिपस ने सुझाव दिया था कि यदि हम द्रव्य को विभाजित करते जाएं तो एक ऐसी स्थिति आएगी जब प्राप्त कण को पुनः विभाजित नहीं किया जा सकता। तो इन्होंने ये इसी को ही इन्होंने क्या किया है? इसको सत्यापित किया है। 18वीं शताब्दी के अंत तक वैज्ञानिकों ने तत्वों एवं यौगिकों के बीच भेद को समझा तथा स्वाभाविक रूप से यह पता करने के इच्छुक हुए। तो अब क्या होता है कि 18वीं सदी में क्या किया इन्होंने? तत्व और उनके यौगिकों के बीच में कुछ डिफरेंस उन्होंने निकाला, मतलब रिसर्च करते करते उन्होंने कुछ डिफरेंस पाया, तो इसी चीज़ को वहाँ पे इन्होंने बताया है। तो अब यहाँ पे देखते हैं हम, तो जब तत्व परस्पर संयोग करते हैं तब क्या होता है? तो मतलब क्या होता है कि जैसे एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ रिएक्शन करे, मतलब वो एड हो, तो वो क्या होता है यहाँ पे इसी चीज़ को उन्होंने समझाया। ओके, तो वैज्ञानिक क्या एंटोनी एल लेवाइजर, तो
तो इसका आप याद रखना। ओके, ये साइंटिस्ट का नेम याद रखना क्योंकि कभी कभी ऑब्जेक्टिव में आ जाता है। ने रासायनिक संयोजक के 2 महत्वपूर्ण नियमों को स्थापित किया जिसने रसायन विज्ञान को महत्वपूर्ण आधार प्रदान किया। तो अब देखते हैं यहाँ पे उन्होंने कुछ जो रिएक्शंस बताए कि मतलब ये कैसे संयोजन करते हैं, ये यौगिक कैसे बनेंगे, तो इसी चीज़ को उन्होंने एक्सप्लेन किए हैं। तो रासायनिक संयोजन के नियम, तो अब उन्होंने कुछ रूल्स दिए, कुछ नियम बताए कि कैसे कैसे होता है ऐसे। ठीक, लवाइजिए एवं जोसेफ एल प्राउस्ट ओके ने बहुत प्रायोगिक कार्यों के पश्चात रासायनिक संयोजन के निम्नलिखित 2 नियम प्रतिपादित किए। तो पहला नियम, ये नियम आते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों नियम आपको याद रखना है। ओके, तो पहला नियम की अगर हम बात करें क्या हुआ है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, तो इन्होंने बताया है। तो इसमें देखते हैं क्या है। जब रासायनिक परिवर्तन संपन्न होता है तब क्या द्रव्यमान में कोई परिवर्तन होता है, तो इन्होंने कुछ क्वेश्चंस के साथ, अब देखिए यहाँ पे जो एक्टिविटीज़ है ये क्रियाकलाप है, तो क्रियाकलाप आपको खुद से प्रैक्टिस करना है, और अगर फिर भी कोई दिक्कत आती है तो हम इसको सॉल्व कराएंगे। और जो क्वेश्चंस हैं इसमें, तो क्वेश्चन मैं इस वीडियो के अंदर नहीं कराऊंगा, सारे क्वेश्चंस मैं सेकेंड पार्ट के अंदर कंप्लीटली उसका सोल्यूशन के साथ, और जो भी बचा हुआ पार्ट हम उसको पढ़ेंगे। ओके दोस्तों, तो सबसे पहले हम क्या देख रहे हैं, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या करना है आपको, उसको याद रखना है, डेफिनेशन उसके क्या स्टेटमेंट आता है। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम वो एक्टिविटी थे, ऊपर दिया हुआ एक्टिविटी है, तो यहाँ पे मेन उसका क्या रिजल्ट है, तो इसी चीज़ को आपको याद रखना है। ओके, द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो सृजन किया जा सकता और ना ही विनाश किया जा सकता। तो अब हम क्या देखते हैं कि जैसे कोई भी पदार्थ है, कोई भी आपके पास मटेरियल है, तो आप उसको क्या करेंगे, क्या उसके द्रव्यमान को ख़त्म कर सकते हैं, उसके द्रव्यमान को ख़त्म कभी नहीं कर सकते। कैसे कि जब भी कोई मटेरियल है आप उसको अगर आप जला भी देते हैं या उसको तोड़ फोड़ देते हैं तो भी उसका एक द्रव्यमान होगा, मतलब उसका द्रव्यमान ख़त्म नहीं किया जा सकता। तो यही चीज़ उन्होंने बताया कि द्रव्यमान को हम सिर्फ और सिर्फ उसके फॉर्म्स चेंज कर सकते, मतलब एक से दूसरे में चेंज कर सकते, लेकिन हम द्रव्यमान को ख़त्म नहीं कर सकते। उन्होंने इस नियम को क्या किया, सत्यापित किया कि द्रव्यमान का संरक्षण का नियम क्या हो जाएगा कि द्रव्यमान हम इसको कभी भी हम बना नहीं सकते और ना ही हम इसको ख़त्म कर सकते। ओके दोस्त, तो इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट फिर देखते हैं, इस प्रकार प्राप्त यौगिकों में इन तत्वों का अनुपात स्थिर होता है, चाहे इसे किसी स्थान से प्राप्त किया गया हो अथवा किसी ने भी इसे बनाया हो। यौगिक जल में हाइड्रोजन एवं, अब देखते हैं यौगिक हमने क्या बोला था कि जब 2 या 2 से अधिक जो पदार्थ हो, एलिमेंट हो, वो मिलके कुछ न कुछ बनाते हैं, तो इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, इसको हम यौगिक बोलते हैं। ओके, इस प्रोडक्ट को जो मिलता है हमें, तो उसको हम यौगिक बोलते हैं। तो यौगिक में हम देखते हैं कि कैसे कैसे कितने परमाणु इसमें ऐड होते हैं और कैसे जुड़ के ये बनाते हैं, तो इसी चीज़ को हम समझते हैं। ओके दोस्तों, तो देखते हैं यौगिक जल में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के द्रव्यमानों का अनुपात सदैव 1:8 होता है। क्या होता है, तो जैसे अब क्या होता है कि हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन जल होता है, तो जल क्या होता है H2O, तो H2O क्या है, ये जल है। तो अब ये क्या बोलते हैं कि 1:8 में इनका जो मात्रा होती है कि 1:8 में ही होते हैं। तो जैसे यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2 मिल के बने हैं। ओके, कोई एक नहीं है, 2 मिल के बने हैं। तो इसमें क्या है कि इनका जो अनुपात है ये हमेशा 1:8 रहेगा, मतलब वो कहीं से भी जल मिले, मतलब आपको आप ग्राउंड वाटर निकालें या रेन वाटर हो या कहीं पे भी, मतलब किसी तालाब नदी में जहाँ भी आपको जल मतलब पानी मिलेगा, उसका जो रेशो होगा वो 1:8 में ही होगा, उसका कभी भी परिवर्तन नहीं हो सकता। तो ये इन्होंने यहाँ पे इसको बताया। ओके, तो क्या बताया है कि अब जब हम H2O में देखते हैं कि 1 ग्राम हाइड्रोजन तथा 8 ग्राम ऑक्सीजन की प्राप्ति होती है, तो ये बिल्कुल हमेशा इसका सेम रहेगा, कभी भी इसको चेंज नहीं कर सकते। इसी तरह से कुछ एग्जांपल्स बताएं, जैसे NH3 में जो अनुपात होता है वो 14:3 का होता है, मतलब नाइट्रोजन के 14 अणु और हाइड्रोजन के 3। तो इस तरह से इसमें जो अनुपात होता है ये इस तरह से डिफाइन करते हैं। ओके दोस्तों, तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। तो अब यहाँ पे फिर उन्होंने बताया कि उदाहरण से जब उन्होंने एक्सप्लेन किया कि स्थिर अनुपात का नियम, स्थिर अनुपात यहाँ पे एक और, जैसे अभी हमने पढ़ा द्रव्यमान संरक्षण का नियम, इसी तरह के क्या है स्थिर अनुपात का नियम। तो स्थिर अनुपात का नियम में क्या होता है कि जिसे निश्चित अनुपात का नियम भी कहते हैं। प्राउस्ट ने इस नियम को इस प्रकार से व्यक्त किया
था। किसी भी यौगिक में तत्व सदैव एक निश्चित द्रव्यमानों के अनुपात में विद्यमान होते हैं। तो जैसे अभी अभी हमने समझा कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो द्रव्यमान होता है उसको हम कभी बदल नहीं सकते, मतलब जितना हाइड्रोजन होगा उतना ही रहेगा, ऑक्सीजन जितना है उतना ही रहेगा, तभी वो वाटर बनेगा, मतलब जल बनेगा। हम उसको बदल देंगे तो वो जल नहीं होगा। ओके दोस्तों, तो इस तरह से आपको स्थिर अनुपात का नियम याद रखना है और द्रव्यमान संरक्षण का नियम याद रखना है। दो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर क्वेश्चन आते हैं, इनको आपको याद रखना है। ओके, थोड़ा बहुत आप इनके बारे में पढ़ सकते हैं, जैसे इनका बर्थ कब हुआ है ना, तो और इन्होंने क्या 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 इन्होंने सिद्धांत दिए, तो इनको थोड़ा सा आप इसे ब्रीफ रीड कर लें और इसका नोट भी कर लें, तो क्योंकि कभी कभी ये पूछ लिए जाते हैं थोड़ा बहुत इसके डिटेल्स में। ओके, अब देखते हैं वैज्ञानिक की अगली समस्या इन नियमों को उचित व्याख्या करनी थी। अंग्रेज रसायन जॉन डाल्टन ने, तो अब क्या होता था कि इन्होंने रिसर्च तो कर लिया, लेकिन इसको हम कैसे डिफाइन करें, लोगों के सामने हम इसको कैसे बताएं कि इस कैसे किन शब्दों का उपयोग करें जो लोग समझ जाएं, क्योंकि साइंटिस्ट रिसर्च तो कर लेते हैं लेकिन हम उसको कैसे समझाएं किसी को, इस चीज़ को उनके पास ये समस्या थी। ओके दोस्तों, तो अब उन्होंने इस चीज़ को भी समझाने के लिए बहुत ही प्रयास किए। ओके, तो द्रव्यों की प्रकृति के बारे में एक आधारभूत सिद्धांत प्रस्तुत किया। डाल्टन ने द्रव्यों की विभाज्यता का विचार प्रदान किया, जिसे उस समय तक दार्शनिकता माना जाता था। तो जैसे उन्होंने बताया कि होता ना कि जब भी कोई साइंटिस्ट कुछ नया रिसर्च करते हैं तो जल्दी से उसको लोग मानते नहीं हैं, उसको बाद में मानते हैं कि हाँ अच्छा ऐसा कुछ रिसर्च हुआ है। तो इसी तरह से इन सबको भी ऐसा फेस करना पड़ता है। तो सबसे पहले क्या हुआ था कि दार्शनिकता माना जाता था। ग्रीक दार्शनिकों के द्वारा द्रव्यों की सूक्ष्मतम अविभाज्य कण, जिसे परमाणु नाम दिया गया, तो ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, दिया गया था, उसे डाल्टन ने भी परमाणु नाम दिया। डाल्टन का यह सिद्धांत रासायनिक संयोजन के नियमों पर आधारित था। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत ने द्रव्यमान के संरक्षण के नियम एवं निश्चित अनुपात के नियम की युक्ति संगत व्याख्या की। तो ये तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार सभी द्रव्य चाहे तत्व यौगिक या मिश्रण हो सूक्ष्म कणों से बने होते हैं, जिन्हें परमाणु कहते हैं। डाल्टन के सिद्धांत की विवेचना निम्न प्रकार से कर सकते हैं। तो अभी हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि कोई भी पदार्थ, कोई भी प्रोडक्ट होता है वो कैसे मिलकर बनता है, एक छोटे छोटे परमाणु से, अणु से मिलकर बनता है। तो अब उसी को उन्होंने अपने सिद्धांत को कुछ इस तरह से उन्होंने एक्सप्लेन किए, समझाए अपने सिद्धांत को। तो ये आपको डाल्टन के सिद्धांत ये आता है, तो इसको आपको लिखना है, याद करना। ओके, सभी द्रव्य परमाणुओं से निर्मित होते हैं, बिल्कुल हम ये पढ़ चुके हैं, जो कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, बिल्कुल ठीक। नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट में क्या बोले, परमाणु अविभाज्य सूक्ष्मतम कण होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में ना तो सृजित होते ना ही उनका विनाश होता। तो ये भी हम पढ़ चुके हैं कि वो इतना छोटे मतलब पार्टिकल्स होते हैं, उनको हम और फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, मतलब उसको हम और छोटा नहीं कर सकते। ओके दोस्तों, नेक्स्ट फिर देखते हैं थर्ड में, दिए गए तत्व के सभी परमाणु को द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं। ठीक है, वो बिल्कुल सेम क्वालिटी रखते हैं, वो डिफरेंट नहीं रखेंगे। जैसे हाइड्रोजन 1 है या हाइड्रोजन 2 है तो वो उनकी सेम क्वालिटी होगी, मतलब वो डिफरेंट नहीं होंगे। ओके, नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु के द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म भिन्न भिन्न होते हैं। तब जैसे कभी भी दो परमाणुओं की सेम क्वालिटी नहीं हो सकती और उसके द्रव्यमान में कुछ ना कुछ डिफरेंस होता है। ओके, भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु परस्पर छोटी पूर्ण संख्या के अनुपात में संयोग कर यौगिक निर्मित करते हैं। ठीक है, किसी भी यौगिक में परमाणुओं की सापेक्ष संख्या एवं प्रकार निश्चित होते हैं। आप अगले अध्याय में यह अध्ययन करेंगे कि परमाणु में और भी छोटे कण विद्यमान होते हैं। तो यहाँ तक हमें इन सारे चारों पॉइंट्स को आप क्या करना है, रिमेंबर करना है, इसको नोट डाउन करना है और इसको याद रखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन में आ जाता है। ओके दोस्तों, तो ये क्वेश्चन जो दिए हुए क्वेश्चंस को हम इसको सॉल्व सेकेंड पार्ट के वीडियो में हम पूरे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ओके दोस्तों, अभी हम थ्योरी पढ़ लेते हैं। परमाणु क्या होते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि हमने पढ़ तो लिया कि हाँ छोटे छोटे कण होते हैं तो उनको हम डिवाइड नहीं कर सकते, लेकिन इसको एक पर्टिकुलर एक डेफिनेशन हम कैसे दे सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे इसी चीज़ को समझाया गया है। क्या आपने कभी किसी इमारत की दीवार बनते देखी है। इन दीवारों में से एक कमरा एवं कई कमरों के समूह से एक इमारत निर्मित होती है। उस विशाल इमारत की रचनात्मक इकाई क्या है। किसी चाबी की रचनात्मक इकाई क्या होती है। यह रेत का छोटा सा कण होता है। इसी प्रकार सभी द्रव्यों की रचनात्मक इकाई परमाणु होते हैं। बिल्कुल अभी हमने इसको पढ़ लिया। ओके दोस्तों, नेक्स्ट, परमाणु कितने बड़े होते हैं। परमाणु छोटे होते हैं, ये किसी भी वस्तु जिसकी हम कल्पना या तुलना कर सकते हैं से भी छोटे होते हैं। लाखों परमाणुओं को जब एक
के ऊपर एक मतलब उसको हम उसके ऊपर से ऊपर ऐसे ही ऐड करते जाएंगे तभी उसको हम देख पाएंगे। ओके, के रूप में रखें तो बड़ी कठिनाई से कागज़ की एक शीट जितनी मोटी परत बन पाएगी। तो इतने छोटे होते हैं, मतलब उनकी साइज़ इतना कम होता है। तो ये यहाँ पे ये इसका साइज़ दिया हुआ है तो साइज़ पूछ लिया जाता है, तो इसको आप याद रख लें। परमाणु त्रिज्या को नैनोमीटर में मापते हैं, तो 10⁻⁻⁹ मीटर यानी 1 नैनोमीटर। तो ये बहुत ही छोटी इकाई होती है। ठीक, तो इसको आपको क्या करना है, याद रखना। नेक्स्ट फिर देखते हैं सापेक्ष आकार। तो अब यहाँ पे जो दिया हुआ है कि सभी परमाणु के फिर निकाला गया है कि इसके छोटे छोटे परमाणु कितने छोटे होते हैं, क्या साइज होता है। तो इसी चीज़ को उन्होंने यहाँ पे बताया है। तो ये चाहे तो आप इसकी टेबल को याद रखें, अदरवाइज बहुत ज़्यादा जरूरी नहीं है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं जब परमाणु का आकार इतना सूक्ष्म है कि हम इसे नगण्य मान सकते हैं तो हम इसके बारे में क्यों सोचें। हम इसके बारे में इसलिए सोचते हैं क्योंकि हमारा पूरा विश्व ही परमाणुओं से बना है। चाहे हम उन्हें देख नहीं सके फिर भी वे यहाँ विद्यमान हैं तथा हमारे प्रत्येक क्रियाकलापों पर उनका प्रभाव पड़ता रहता है। जब हम आधुनिक तकनीकों की सहायता से तत्वों की सतहों के आवर्धित प्रतिबिंबों को दिखा सकते हैं तो जिनमें उपस्थित परमाणु स्पष्ट दिखाई देते हैं। तो क्या होता है कि ये बताने की कोशिश ये कर रहे हैं कि अगर वो बहुत ही छोटे होते तो हम उसको क्यों स्टडी करें, लेकिन उसका स्टडी करने का इतना इम्पोर्टेंस है क्यों, क्योंकि पूरा विश्व या कोई भी पदार्थ वो छोटे छोटे परमाणु से ही मिलके बने हैं। तो उसको अध्ययन करना हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। ओके दोस्तों, फिर क्या दिया हुआ है, विभिन्न तत्वों के परमाणुओं के आधुनिक प्रतीक क्या हैं। तो अब उन्होंने रिसर्च किए और कुछ न कुछ उन्होंने सिंबल दिए। सिंबल मतलब कैसे कि जब भी कोई हमें मटेरियल बताना है तो उसका कोई कुछ न कुछ एक सिंबल होगा। अगर उसका प्रतीक नहीं होगा तो हम उसको कैसे बता पाएंगे कि ये क्या है। ठीक, तो इसी तरह से वो उन्होंने कुछ अपने जो रिसर्च किए तो उन्होंने कुछ सिंबल्स दिए उनको समझाने के लिए, लोगों को बताने के लिए। तो वो सिंबल्स क्या थे ये यहाँ पे बताए हैं। ठीक, तो देखिए ये पहले के जो सिंबल्स थे तो जो हाइड्रोजन और ये सब उन्होंने जो एलिमेंट मतलब इनोवेट किए तो उसका ही पूरा सिंबल दिया हुआ है। तो हाइड्रोजन का इस तरह से वो सिंबल प्रदर्शित करते थे। ठीक, कार्बन का इस तरह से, ऑक्सीजन का है ना। तो इस तरह से ये पूरी क्या है, सिंबल्स हैं। ठीक, तो उन्होंने बताने की कोशिश की। प्रारंभ में तत्वों के नामों की व्युत्पत्ति उन स्थानों के नामों से की गई जहां वे सर्वप्रथम पाए गए। तो इन्होंने बिल्कुल सिंपल सी बात कही कि जब जहाँ पे हमने पाया उसकी स्थानों की उसी को हम उसका नेम करते हैं। ओके, उदाहरण स्वरूप कॉपर का नाम ये क्या लिखा है, साइप्रस। साइप्रस से व्युत्पन्न हुआ। कुछ तत्वों के नामों का विशिष्ट रंगों से लिया गया। उदाहरण स्वर्ण, जैसे गोल्ड का नाम अंग्रेजी के शब्द उस शब्द से लिया गया जिसका अर्थ होता है पीला। ओके, तो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड एम्प्लाइड केमिस्ट्री, तो ये IUPAC इसके द्वारा यही पूरा मतलब इसका नॉमिनेशन करते हैं। मतलब सभी जो प्रतीक होते हैं उनके नाम जो वेरीफाई करते हैं तो ये यही वेरीफाई करता है, IUPAC। ओके, तो अब इसको हम देखते हैं कि फिर उन्होंने कैसे उदाहरण में इनके नेम्स को और कैसे इनके सिंबल्स को बताया। तो उदाहरण में जैसे हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन को उन्होंने किससे प्रदर्शित किया, H से। ओके, एल्यूमिनियम को कैसे, Al से उन्होंने प्रदर्शित किया। ओके, जैसे कोबाल्ट को CO कर दिया। ओके, ना कि CO। अब यहाँ पे उन्होंने ये भी बताया कि कैसे हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। मतलब क्या कि जैसे एल्यूमिनियम है तो एल्यूमिनियम को उन्होंने क्या बताया है कि हम पहला वर्ड क्या है, कैपिटल लेंगे और फिर इसके जो नेक्स्ट वर्ड जो लेंगे दूसरा लेंगे उसको स्मॉल में लेंगे। ओके, ना कि दोनों कैपिटल में हम नहीं रखेंगे। ओके, तो क्या क्या करेंगे, इसको स्मॉल करेंगे। तो एल्यूमिनियम ऐसे हो गया। अब जैसे कोबाल्ट में क्या होता है, C, और अब यहाँ पे कैपिटल नहीं कर देना, यहाँ पे कोबाल्ट को क्या करना है, C और छोटा हो। ओके, तो इस तरह से इन्होंने इसका नॉमिनेशन किए। तो इसी तरह से सभी और भी उन्होंने नॉमिनेशन किए। तो ये एक टेबल दी हुई है, तो इस टेबल को अभी हम इसको समझेंगे। ओके, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, परमाणु द्रव्यमान। अब उन्होंने बताया कि जब कोई परमाणु है तो उनका कुछ न कुछ द्रव्यमान भी होगा। ओके, तो डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की सबसे विशिष्ट संकल्पना परमाणु द्रव्यमान की थी। ओके, उनके अनुसार प्रत्येक तत्व का एक अभिलाक्षणिक परमाणु द्रव्यमान होता है। डाल्टन का सिद्धांत स्थिर अनुपात के नियम को इतनी भली भांति समझाने में
सामर्थ्य था कि वैज्ञानिक इससे प्रेरित होकर परमाणु द्रव्यमान को मापने की ओर अग्रसर हुए। चूंकि एक परमाणु द्रव्यमान को ज्ञात करना अपेक्षाकृत कठिन कार्य था, इसलिए रासायनिक संयोजन के नियमों के उपयोग एवं उत्पन्न यौगिकों के द्वारा सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान को जांच किया गया। तो क्या होता है, जैसे परमाणु द्रव्यमान, उसका परमाणु बहुत छोटे कण होते हैं तो उनका द्रव्यमान जांच करना बहुत ही मुश्किल होता था, तो जल्दी से कोई भी उसको मानने के लिए तैयार नहीं होते थे। लेकिन साइंटिस्ट का जो उन्होंने रिसर्च किए, तो रिसर्च की वजह से लोग उसको प्रभावित हुए और फिर उसको करने की कोशिश की। ओके, तो इस तरह से कई सारे परमाणुओं के उन्होंने द्रव्यमान निकाल के उनको बताया है। ओके, तो ये तो सबसे पहले इसका नेम याद रखना है आपको। एल्यूमिनियम को कैसे रिप्रेजेंट करना है, आर्गन, बेरियम, बोरॉन, ब्रोमीन, कैल्शियम, कार्बन, क्लोरीन, कोबाल्ट, ओके, कॉपर, फ्लोरीन। तो इस तरह से आपको इनके नेम और इनके सिंबल को याद रखना है, क्योंकि ये पूरे केमिस्ट्री और फिजिक्स में चलने वाले हैं। ओके, जब कभी आप तत्वों का अध्ययन करें तो आपके संदर्भ के लिए उपरोक्त सारणी दी गई है, इस पूरी सारणी को एक बार याद कर लें। तो ये उन्होंने बताया है कि आप उनको याद रखें, तभी आप इसको इस तरह कर पाएंगे। ओके दोस्तों, तो इस तरह से उन्होंने पूरे ये समझाया है कि परमाणु और उनके द्रव्यमान को मेजर करने के लिए उन्होंने बताया कि हम कैसे मेजर करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको क्या करना है कि उनके द्रव्यमान को याद रखना है, जितना भी उन्होंने निकाल के बताया। ओके, तो यहाँ पे क्या करना है आपको, ये टेबल यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद रखना है। ओके, तो क्या है, हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान क्या है 1, कार्बन का ये क्या है 12, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16, सोडियम का 23, मैग्नीशियम का 24, सल्फर का 32, क्लोरीन का 35.5, कैल्शियम का 40। तो ये आपको जरूर याद रखना है इतने से, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको हमेशा काम आएंगे। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं परमाणु किस प्रकार अस्तित्व में रहते हैं। तो परमाणु का अब उन्होंने वो बता दिया, सिंबल बता दिया, द्रव्यमान बता दिया, उनका साइज बता दिया, लेकिन वो किस अस्तित्व में रहते हैं, मतलब वो कैसे प्रेजेंट कर रहते हैं, किस स्ट्रक्चर में प्रेजेंट रहते हैं, किस मतलब अस्तित्व में रहते हैं। तो ये उन्होंने समझाने की कोशिश की है। तो अधिकांश तत्वों के परमाणु स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में नहीं रह पाते। परमाणु अणु एवं आयन बनाते हैं। ये अणु अथवा आयन अत्यधिक संख्या में पुंजित होकर वह द्रव्य बनाते हैं, ओके, जिसे हम देख सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं अथवा छू सकते हैं। तो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन को हम नेक्स्ट उसमें हम पढ़ेंगे। ओके दोस्तों, तो इन्होंने क्या बताया कि जनरली जो होता है कि हम उनको देख नहीं सकते, हम उसको टच नहीं कर सकते, जनरली ऐसा होता है। लेकिन जब वो कुछ यौगिक बना लेते हैं, कुछ एक उसका मतलब रासायनिक क्रिया करके कुछ उसको प्रोडक्ट बना लेते हैं, तो हम उसको देख सकते हैं, हम उसको मतलब हम उसको अनुभव कर सकते हैं। ओके दोस्तों, अब यहाँ पे फिर आगे आता है अणु क्या है। तो अणु अब यहाँ पे समझते हैं अणु की डेफिनेशन क्या होगी। तो ये भी पूछ लिया जाता है, इसको भी आपको याद रखना। साधारणतः अणु ऐसे दो या दो से अधिक परमाणुओं का समूह होता है। तो हमने क्या समझा, पहली ही लाइन में क्या समझा कि परमाणुओं से मिलकर ही क्या बनते हैं, अणु मिलते हैं। मतलब परमाणुओं के छोटे छोटे जो टुकड़े होते हैं, जो पार्टिकल्स होते हैं, वो जुड़ के क्या बन जाते हैं, अणु बनते हैं। तो ये एक सिंपल सी डेफिनेशन आपको क्या करना है, याद रखना। ओके, फिर आगे देखते हैं जो आपस में रासायनिक बंध द्वारा जुड़े होते हैं अथवा वे परस्पर आकर्षण बल के द्वारा कसकर जुड़े होते हैं। अणु को किसी तत्व अथवा यौगिक की उस सूक्ष्मतम कण के रूप में परिभाषित कर सकते हैं जो स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में रह सकता है तथा जो उस यौगिक के सभी गुणधर्म को प्रदर्शित करता है। ये एक ही तत्व के परमाणु अथवा भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु परस्पर संयोग करके अणु निर्मित करते हैं। तो हमने यही डेफिनेशन आपको याद रखना है, क्या कि जो छोटे छोटे परमाणु मिलकर एक यौगिक बनाते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, अणु बोलते हैं। ओके दोस्तों, नेक्स्ट फिर आ जाते हैं तत्वों के गुण। तो अब एलिमेंट जो उन्होंने विकसित किए, तो उनकी क्या क्या क्वालिटीज होती है, क्या गुण होते हैं, इस चीज़ को उन्होंने समझाया है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी कभी पूछ लिया जाता है, तो इसको आप थोड़ा सा याद जरूर रखें। ओके दोस्तों, तो अब देखते हैं इसके बारे में क्या है। ओके, किसी तत्व के अणु एक ही प्रकार के परमाणुओं द्वारा संरचित क्या होते हैं। जैसे आर्गन को हम क्या लिखेंगे, ए और स्मॉल आर। ओके, हीलियम एच और स्मॉल ई इत्यादि। जैसे अनेक तत्वों के अणु उसी तत्व के केवल एक परमाणु द्वारा निर्मित होते हैं, लेकिन अधिकांश अधातुओं में ऐसा नहीं होता। उदाहरण, ऑक्सीजन अणु 2 ऑक्सीजन परमाणु से बनता है, इसलिए इसे द्विपरमाणुविक अणु O2 कहते हैं। यदि समानतः
2 के स्थान पर 3 ऑक्सीजन परस्पर संयोग करते हैं तो हमें O3 प्राप्त होता है, जिसकी हम उसको ओजोन कहते हैं। अब इन्होंने क्या समझाने की कोशिश की है कि जैसे हीलियम, आर्गन और जो कैल्शियम, तो ये सब क्या है, ये एक सिंगल परमाणु है। मतलब क्या कि इनको, मतलब ये कैसे कि अगर हम देखते हैं कि हीलियम, तो हीलियम एक ही है, मतलब वो He2 नहीं है, मतलब वो 2 नहीं है, 3 नहीं है, मतलब एक ही परमाणु से मिलके बन गया है। तो मतलब वो कोई और भी यौगिक जुड़ के नहीं बने हैं, ठीक। लेकिन हम क्या देखते हैं कि जैसे ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन को आप सिंगल O नहीं लिखते। आपने देखा होगा कि हम ऑक्सीजन को O2 लिखते हैं। ओके, तो O2 क्यों लिखते हैं? क्योंकि वो ऑक्सीजन जो बना है वो ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं से मिलकर बने हैं, इसलिए उसको हम हमेशा क्या लिखते हैं, O2 में लिखते हैं। ओके, अब अगर 3 O2 मतलब 3 O मिल जाते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं, ओजोन बोलते हैं, O3 बोलते हैं। ओके, तो इसके बारे में हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे, अभी सिर्फ यहाँ पे आपको इतना ही समझना है। ओके, कि ऑक्सीजन 2 परमाणु से मिलकर बनते हैं और O3 क्या हो जाता है, ओजोन हो जाता है। ओके, फिर आगे देखते हैं। तो इसको हमने समझ लिया। कुछ तत्वों के परमाणुकता का अवलोकन करें, तो यहाँ पे दिया हुआ है कि तत्वों के प्रकार दिया हुआ है और नाम दिया है और इसके परमाणुकता दिया हुआ है। तो अधातु जैसे आर्गन 1 परमाणु, हीलियम 1 परमाणु, तो वही अभी हमने बताया कि ऑक्सीजन क्या हो जाता है, 2 परमाणु। तो इस तरह से आपको याद रखना है कि ऑक्सीजन, जैसे नाइट्रोजन भी है, तो नाइट्रोजन को आप सिंगल N नहीं लिखते, N2 लिखते हैं, तो वो कैसा हो गया, 2 परमाणु। तो इस तरह से आपको इसको टेबल को थोड़ा देख लेना है और आपको इसको याद रखना है, मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है पर हमारे काम का है, इसलिए याद रखना। ओके, यौगिकों के गुण, अब यहाँ पे क्या देखते हैं कि गुण, भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु एक निश्चित अनुपात में परस्पर जुड़कर यौगिकों के गुण निर्मित करते हैं। सारणी 3.4 में कुछ उदाहरण दिए हुए हैं। तो यौगिक के गुण बताने के लिए कुछ उदाहरण यहाँ पे उन्होंने समझाने की कोशिश किए हुए हैं। ओके, तो कुछ यौगिकों के मतलब अणु, ठीक। तो यौगिक संयुक्त तत्व और द्रव्यमान का अनुपात, तो जल, जैसे जल क्या है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनता है, अब हम पढ़ चुके हैं 1:8 होता है। अमोनिया NH3, तो इसका नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से मिलकर बनता है 14:3। तो इस तरह से ये क्या होते हैं, यौगिक होते हैं, जो दो मतलब 2 या 2 से अधिक जो भी परमाणु मिलकर बनते हैं, तो ये यौगिक हो जाते हैं। ओके दोस्तों, इस तरह से अब ये क्रियाकलाप है, तो क्रियाकलाप हम आपको नेक्स्ट पार्ट में कराएंगे। ओके, आयन क्या होते हैं, अब यहाँ पे हमारे पास सवाल आता है कि आयन क्या होते हैं। तो आयन भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको याद रखना है। ओके, तो आयन क्या होते हैं ये देखते हैं। धातु एवं अधातु युक्त यौगिक आवेशित कणों से बने होते हैं। इन आवेशित कणों को आयन कहते हैं। आयन एक आवेशित परमाणु अथवा परमाणुओं का एक ऐसा समूह होता है जिस पर नेट आवेश विद्यमान होता है। यह ऋण आवेश अथवा धन आवेश होता है। तो अब क्या देखते हैं कि जैसे अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, ठीक। जैसे हम क्या देखते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, तो ये H2 ये क्या मिलके बनते हैं, वाटर बन गया, जल बन गया, ठीक। तो हम ये देखते हैं कि यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो हाइड्रोजन की यहाँ पे क्या है, 2 अणु मिलके, मतलब 2 परमाणु है, और ऑक्सीजन का 1 है। तो अब यहाँ पे क्या होता है कि ऑक्सीजन को हाइड्रोजन के 2 परमाणु चाहिए होते हैं, इसीलिए ये H2। अब ऐसा भी तो हम कर सकते थे कि हम ऐसा लिख दें, HO लिख दें, तो ये गलत हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बैलेंस नहीं होता। जैसे अब हम सपोज दैट हमारे पास मतलब हमारे पास जितना ज़रूरत है, कोई भी चीज़ है, कोई भी प्रैक्टिकल एग्जांपल्स ले लेते हैं कि हमारे पास किसी मटेरियल की 4 क्वांटिटी ज़रूरत है, ठीक। तभी वो हमारा बकेट फुल होना है, मतलब वो बर्तन फुल होना है, ठीक। तो लेकिन अब उसमें हम 2 ही डालें तो क्या वो फुल हुआ? नहीं फुल हुआ। तो उसमें रिक्वायरमेंट कितनी है? 4 रिक्वायरमेंट है, तभी वो फुल होगा। तो अगर 3 भी रहेगा तो भी नहीं फुल होगा। तो यानी 4 रिक्वायरमेंट होगी तभी वो फुल होगा। तो अगर हम 3 डालें तो यानी किसकी ज़रूरत है, कितनी की ज़रूरत है? 1 की ज़रूरत है। तो उसका आयन कितना हो गया? 1 हो गया। 2 की ज़रूरत है तो 2 हो गया। 3 की ज़रूरत है 3 हो गया। तो ये क्या होते हैं, इसी चीज़ को हम आयन बोलते हैं, ठीक। तो क्या होता है, अगर उसी में हम 4 की जगह 5 डाल दें तो उसमें क्या हो गया? पॉजिटिव आयन, मतलब धनात्मक आयन हो गया। और अगर 4 की जगह 3 रहा तो एक क्या हो वहाँ पे, ऋणात्मक, मतलब नेगेटिव, यानी ऋणात्मक आयन। तो इस तरह से इसको समझना। अभी इसके बारे में फिर हम डिटेल में समझेंगे, लेकिन यहाँ पे आपको थोड़ा सा ब्रीफ में समझना। ओके, तो आयन के बारे में आप इतना सा समझें कि हमें जितना ज़रूरत होती है अपने कोष्टक को फिल करने के लिए, उसी जो ज़रूरत होती है जितनी, उसी को हम आयन बोलते हैं।
अब जितना अगर अधिकता है तो धनात्मक होगा और कमी है तो ऋणात्मक होगा। ओके, तो इस तरह से आयन को हमें एक्सप्लेन करना है। ओके, नेक्स्ट फिर आ जाते हैं यहाँ पे कुछ हमें एग्जाम्पल्स दिए होंगे। ऋण आवेश आयन को ऋणात्मक तथा धन आवेश को हम धनायन कहते हैं। ओके, उदाहरण के लिए सोडियम क्लोराइड NaCl को लीजिए। इसमें धनात्मक सोडियम आयन तथा ऋणात्मक क्लोरीन आयन संगठन कण के रूप में विद्यमान होते हैं, परमाणु के समूह। तो अब ये इन्होंने क्या एग्जाम्पल लिए कि सोडियम जैसे NaCl क्या है, ये सोडियम है। ओके, NaCl। तो अब यहाँ पे क्या होता है कि Na में क्या होता है, पॉजिटिव आयन एक होता है और क्लोरीन में नेगेटिव आयन एक होता है। तो अब ये क्या होता है कि जब ये दोनों अगर रिएक्शन करेंगे, मिलेंगे, तो क्या होगा कि ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव मिलके यहाँ पे नेट क्या कर देगा, जीरो। जैसे +1 और -1 कितना हो गया, 0 हो गया। तो ये यहाँ पे ये क्या बन गया, यौगिक बन गया। ओके, तो यानी बैलेंस हो गया। तो बैलेंस होगा तभी वो यौगिक बनेगा, अगर बैलेंस नहीं होगा तो यौगिक नहीं बन पाएगा। तो ये इसी चीज़ को यहाँ पे बताने की कोशिश उन्होंने किए हैं। ओके, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखना। फिर यहाँ पे कुछ आयनिक यौगिक संगठन तत्व द्रव्यमान अनुपात यहाँ पे कुछ दिए हुए हैं, तो वो उन्हीं के एग्जाम्पल्स हैं। ओके, रासायनिक सूत्र लिखना। अब उन्होंने सूत्र लिखने के भी बताया कि हम कैसे सूत्र लिखेंगे किसी का, जैसे जो फॉर्मूला होता है, जैसे सोडियम क्लोराइड का भी हमने देखा NaCl, तो इसी तरह से फॉर्मूला हम कैसे लिखेंगे, इसी चीज़ को उन्होंने बताने की कोशिश की। किसी यौगिक का रासायनिक सूत्र उसके संगठन का प्रतीकात्मक निरूपण होता है। भिन्न भिन्न यौगिक के रासायनिक सूत्र सफलतापूर्वक लिखे जा सकते हैं। इस अभ्यास के लिए हमें तत्वों की प्रतीकों एवं उनकी संयोजित क्षमताएं ज्ञात करनी होगी। तो अब उन्होंने क्या बताया कि हम किसी का फॉर्मूला तभी लिख सकते हैं जब तक हम उनके आयन के बारे में पता कर लेंगे। ओके, तो अब आयन हमें जैसे पता चल गया कि सोडियम में +1, क्लोरीन में -1, तो तभी तो हम इसका फॉर्मूला लिख पाएंगे NaCl। ओके, अगर हमें ये पता नहीं होता तो हम NaCl नहीं लिख पाते। क्यों? क्योंकि हम ये नहीं जानते कि सोडियम में कितना आयन है, क्लोरीन में कितना आयन है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे। ओके, तो इस तरह से हमें पता चल जाएगा, तभी हम इसका फॉर्मूला लिख पाएंगे। तो इसी चीज़ को उन्होंने यहाँ पे एक टेबल में बताया है। तो चाहे तो आप इनको याद कर लें, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल है, ये आपको बहुत काम आएगा। ठीक, आपको फिजिक्स में आएगा, केमिस्ट्री में भी आएगा। ओके, तो इस तरह से सभी के बताया। जैसे सोडियम में अभी हमने देखा कि +1 का आयन होता है। ओके, पोटेशियम में +1 का, ठीक, सिल्वर में +1 का, कॉपर में भी इस तरह से ये आयन होते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ, हाइड्रोजन का +1, ये हाइड्राइड का -1, ओके, क्लोरीन का -1, क्लोराइड। तो इस तरह से जो आयन हो जाते हैं ये आयन माइनस में रहेंगे। तो अब क्या होता है कि जो हैलोजन होते हैं उनको हम ऑक्साइड, सल्फाइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड इस तरह से बोलने लगते हैं। अगर वो आयन नहीं लिखते तो हम उसको क्लोरीन बोलते हैं। सिर्फ Cl लिखा होता तो क्लोरीन बोलते, लेकिन Cl के ऊपर -1 हो गए तो हम उसको क्या बोलेंगे, क्लोराइड। ओके, तो इस चीज़ को आपको क्या करना है, ध्यान रखना। ओके, इस तरह से ये टेबल आप क्या करें, आप नोट डाउन कर लें अपने नोटबुक में, और इसको आप कहीं ना कहीं आप जहाँ पे स्टडी करते हैं आप उसको वहाँ पे चिपका लें, तो आप ये हमेशा आपको याद रहेगा। ओके दोस्तों, तो इस तरह से आपको याद रखना है। अब दोस्तों हम नेक्स्ट जो पार्ट बचा है, नेक्स्ट हम इसके आगे हम नेक्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट में हम कवर करेंगे। तो दोस्तों यहाँ तक अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप ज़रूर कमेंट करें, तो हम उसको सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। ओके, और इसके नेक्स्ट पार्ट में सेकेंड पार्ट आप देखना ना भूलें, क्योंकि सेकेंड पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होगा। उसमें हम क्वेश्चन आंसर भी कराएंगे, जितने भी क्वेश्चन है इसमें, तो उसको आप देखना ना भूलें। ओके दोस्तों, तो हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में ऐसी अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और पढ़ते रहें।